अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद योर फिज़िक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 4 कल हमने कंप्लीट किया था न्यूमेरिकल। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सॉलिड और फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर। स्टूडेंट, इसके आपके पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो हाफ है वो सॉलिड्स के ऊपर होगा और सेकंड आपके पास फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर है। अब स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है सॉलिड्स के ऊपर। ठीक है, सॉलिड्स क्या है पहले हम गो थ्रू करते हैं। सॉलिड क्या है और सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है। अब स्टूडेंट, आपने मैटर को डिफ़ाइन किया और मैटर की स्टेट्स में आपने सॉलिड को ब्रीफली डिफ़ाइन किया और फिर आपने बात की कि सॉलिड्स का क्या होता है। डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और ये सारे पॉइंट्स आपने इसके रिलेटेड स्टडी किए। अब आपने मोस्टली ये देखा होगा है कुछ सॉलिड क्या होते हैं कि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कुछ जो है आपने डिफरेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा कि वो मेलेबल होते हैं, कुछ डिक्टाइल होते हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल होते हैं कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आयरन है। और फिर आपने कॉपर की बात की कि वो एक अच्छा कंडक्टर है। इसी तरह से डिफरेंट मटेरियल्स की आपने बात की। अब ये ऐसा क्यों है कि कुछ मटेरियल्स क्यों सॉलिड डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं उनकी बॉन्डिंग के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस होती है इनकी। तो इसीलिए हम फिर इनको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इन सारे पॉइंट्स को डील करते हैं। तो आज हमने सॉलिड्स के ऊपर जो फर्स्ट आपके पास पेज का इंट्रो है उसमें यही चीज़ डिस्कस की गई है कि हम सॉलिड्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं और क्यों कुछ सॉलिड्स जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ अच्छे मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो ये बेसिकली उनके स्ट्रक्चर और उनकी बॉन्डिंग की वजह से है। ओके, आज हमने बात करनी है सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। स्टूडेंट, सॉलिड्स को हम मेनली थ्री जो है ना वो टाइप्स में कैरेक्टराइज करते हैं। फर्स्ट वन आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है आपके पास मार्फस या ग्लासी सॉलिड और थर्ड वन आपके पास है पॉलीमरिक सॉलिड्स। ठीक है, अब पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें जो एटम है, जो मॉलिक्यूल्स है, इनका आपके पास रेगुलर पैटर्न होता है और आप जिस साइड से भी इसे देखेंगे तो आपको एक अरेंजमेंट नजर आएगी, एक डेफिनेट अरेंजमेंट नजर आएगी पार्टिकल्स की। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोस विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें एटम और मॉलिक्यूल्स की क्या हो, रेगुलर अरेंजमेंट्स हो। ओके, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरी बात कि ये जो इनका रेगुलर पैटर्न है ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। जितनी भी बड़ी क्रिस्टल हो ये पैटर्न आपको रेगुलर अरेंजमेंट नजर आएगी, ये नहीं होगा, पीरियोडिक होगा ये। ठीक है, और थ्रू आउट द क्रिस्टल ही आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हाफ क्रिस्टल पे इसका पैटर्न ये रेगुलर अरेंजमेंट हो, हाफ क्रिस्टल में ना हो, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें आपको रेगुलर पैटर्न कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द क्रिस्टल आपके पास। ठीक है, तो इसको आप नाम देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसमें मेटल्स आ जाती हैं। मेटल्स की अगर आप बात करते हैं, जैसे आप कॉपर की बात कर लें, जिंक की बात कर लें, तो ये सारे इसके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आ जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl है। ठीक है, सिरामिक्स में जैसे जिरकोनिया है। ठीक है, ये सारे जो है ना क्या है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं बुक में, आप देखेंगे तो थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स वो एक्सप्लेन करता जा रहा है और उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे जो है ना हेड पॉइंट्स बना के बुलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझने में आसानी हो। कहते हैं कि ये जो सॉलिड्स हैं इनको करेक्टराइज करने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को करेक्टराइज करने के लिए हम डिफरेंट एक्सरे टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। उन एक्सरे टेक्निक्स में एक आपके पास XRD है, एक आपके पास TEM है। इस तरह से डिफरेंट आप जो है ना वो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और ये हायर लेवल्स की क्लासेस में आप इनको जो है ना वो यूज़ भी करेंगे, XRD और ये डिफरेंट करेक्टराइजेशन, और फिर उसके ऊपर आप मटेरियल्स को करेक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब ये टेक्निक्स यूज़ करने का मतलब ये होता है कि हम इसीलिए अपने अकॉर्डिंग जो मटेरियल हमें रिक्वायर्ड हो कि ये मटेरियल इतना मैग्नेटिक इफेक्ट शो करे, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी करेक्टराइजेशन कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमें डोपिंग करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, डिफरेंट फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो इसी तरह से XRD एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है। ठीक है, और ये आपके पास है TEM जिसे आप बोल रहे हैं, ये सेकंड आपके पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है।
ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जिस तरह का डिज़ायर मटेरियल हो उसके लिए हम उसको करेक्टराइज कर सकते हैं, बना सकते हैं और ताकि उसको यूज़ किया जा सके इजीली। उसके बाद है कहता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो तो ये जो आपके पास इंडिविजुअल आपके पास एटम है या मॉलिक्यूल है, इसका भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होगा। ओके, ये दूसरी बात होगी। तीसरा कहता है कि इनके बिटवीन कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। कोहेसिव फोर्सेस बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब एक की दूसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ। तो ये तो बॉन्डिंग की फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप बोलते हैं। एटम्स के बिटवीन हो सकती है, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हो सकती है, आयंस के बिटवीन हो सकती है। तो इनके बिटवीन कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं। तो दूसरे पॉइंट्स आपने ये यहाँ पे देखा। और दूसरा आपने ये कहना है कि इनमें जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है बेसिकली इन स्पाइट ऑफ वाइब्रेशंस, क्योंकि एटम्स वाइब्रेट भी कर रही हैं लेकिन अपनी पोजीशन पे, ठीक है। और दूसरा इनके पास जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स है वो लॉन्ग होता है यहाँ पे, ठीक है, हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन स्पाइट ऑफ वाइब्रेशंस। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इनका डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि सपोज करें कि ये दो एटम्स आपस में लिंक है, ठीक है, और इनके बिटवीन कोई बॉन्डिंग है। इस तरह से फिर यहाँ पे फिर बॉन्डिंग है, यहाँ पे फिर बॉन्डिंग है। अब क्या होगा कि जैसे ही सपोज करें कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका जो है ना वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो जैसे ही ये टेम्परेचर अटेन होगा तो ये जो इसके बिटवीन बॉन्ड है, जो इसके बिटवीन बॉन्ड है, तो एक ही टाइम पे सारे की सारी क्रिस्टल जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आगे वाला नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके डेफिनेट जो है ना वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ओके, और ये था आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको आप पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये टॉपिक मोस्टली। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस आता है, या पॉलीमरिक सॉलिड के ऊपर नोट पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट में ही चीज़ें एमसीक्यूज के लिए आपने तैयार करनी है। उसके बाद नेक्स्ट अमॉर्फस सॉलिड है। तो अमॉर्फस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विदाउट फॉर्म या विदाउट स्ट्रक्चर, या आप ये कह सकते हैं कि जिसमें कोई अरेंजमेंट आपको ना लॉन्ग टर्म देखने को मिले। ओके, सॉलिड्स इन विच देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें कोई आपको रेगुलर पैटर्न देखने को नहीं मिलता। ओके, जिस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपने देखा कि आप यहाँ से इस साइड से देख सकते हैं कि एक रेगुलर पैटर्न है एटम्स का, ये पूरा का पूरा आपके पास एक क्या है, रेगुलर पैटर्न है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं है, रेंडमली अरेंज्ड एटम्स। और अगर पैटर्न कहीं पे बन भी रहा है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, थ्रू आउट द क्रिस्टल नहीं होगा, जैसे हमने इसमें डिस्कस किया है। तो शॉर्ट टर्म इसमें होगा, ठीक है, और पैटर्न। और दूसरी बात यहाँ पे आप क्या कहेंगे, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसमें कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर एक टेम्परेचर अटेन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो उसी पॉइंट पे सारी की सारी बॉन्डिंग जो है ना उसकी ब्रेक हो रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कुछ ना हो रहे हो। तो ये इसमें कोई शार्प मेल्टिंग, इसके बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स नहीं होते, डेफिनेट नहीं होते। उसके बाद आपने कहना कि ये ग्रेजुअली सॉफ्ट होते जाते हैं जब आप इसको हीट करते हैं, और इनकी पेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं बिफोर चेंजिंग इनटू लिक्विड। कि लिक्विड में चेंज होने से पहले ये किस में आएंगे, एक पेस्ट लाइक आपके पास जो है ना वो स्टेट आएगी। और ये जब आप अप्रॉक्सीमेटली इसको 800 डिग्री सेल्सियस के करीब हीट करते हैं इन मटेरियल्स को, तो इस तरह से इनका पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और फिर उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ओके, और फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट ये भी आपने ऐड करना है कि जैसे एग्जाम्पल की आप बात करते हैं तो इसमें ग्लास है, चाक है, और इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि आपके पास ग्लासी सॉलिड्स या अमॉर्फस सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और इसमें कोई भी रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको नजर नहीं आता। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि आपके पास पॉलीमरिक सॉलिड्स हैं। इसमें कहते हैं द सॉलिड्स आर मटेरियल्स विद द स्ट्रक्चर दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्डर और डिसऑर्डर। तो ये जो पीछे आपने ऑर्डर और डिसऑर्डर की बात किया, तो ये इनके बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपने कहना है कि दे आर कॉल्ड पार्शियली और पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनको पार्शियली या पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। एमसीक्यूज के लिए भी आपने ये देखना है। और बेसिकली क्या होता है कि पार्ट्स होते हैं डिफरेंट। पोली का मतलब होता है मैनी पार्ट्स, ठीक है। और इसमें आप कह सकते हैं कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो आपस में लिंक होते हैं, तो फिर एक सॉलिड्स बना रहे होते हैं। जैसे आपने मोनोमर्स की टर्म यूज़ की होगी कि पार्ट्स डिफरेंट आपस में लिंक होंगे। जैसे सपोज करें कि एक ये है, एक ये है, इस तरह से ये लिंक हो रहे हैं, फिर ये लिंक हो रहे हैं, इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स आपस में लिंक होके एक पॉलीमरिक सॉलिड बनाएंगे। और ये तकरीबन आप कह सकते हैं 1000 to 10,000 मोनोमर्स आपस में लिंक होके
पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये आपके पास पॉलीमिक सॉलिड्स बनते हैं। ओके, इसके एग्जांपल में पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, नायलून है, तो ये इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। अब पॉलीथीन क्या है, जैसे शॉपिंग बैग्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के जो होते हैं, पॉलीथीन बेसिकली होता है वो। और दूसरा आपके पास पॉलीस्टाइरीन, इसके कप आपने देखे होंगे। नायलून है, ये भी फाइबर की फॉर्म में जो है ना वो यूज़ किया जाता है। तो ये आपने डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स देखी हैं। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि जो नेचुरल रबर है ये भी बेसिकली क्या है, पॉलीमिक सॉलिड्स में है। और कंपोज इन अ प्योर स्टेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या है आपके पास, C5H10H8 और इनटू N का मतलब होता है कि जिससे मैंने आपको बताया कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में लिंक होने हैं। तो इसी तरह के आपके पास C5H8 वाले जो कंपाउंड्स हैं ये आपस में क्या होंगे, लिंक होंगे। तो फोर आपके पास क्या होगा, नेचुरल रबर की स्टेट बनेगी। और नेक्स्ट क्या है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स। इसी तरह प्रीवियस टॉपिक की तरह इसमें भी क्या है कि कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। और पोलीमर्स क्या होते हैं, कंसिस्ट ओनली इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। तो कार्बन की बॉन्डिंग देखनी है हमने, हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं मोस्टली हम, तो इसमें हम क्या कहेंगे, कार्बन की बॉन्डिंग होगी किसके साथ, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या दूसरे आपके पास मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कंपाउंड एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एक पीवीसी की बुक के ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कार्बन है मिड में, ठीक है। तो ये कार्बन लिंक हो रहा है हाइड्रोजन के साथ भी, Cl के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ, Cl के साथ। तो पीवीसी क्या होता है, बेसिकली पीवीसी पाइप, वो भी एक क्या है, पॉलीमिक सॉलिड है। और इसको आप पॉलीविनाइल क्लोराइड के फॉर्म में भी आप जो है ना वो कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी। तो ये सारे आपके पास पॉइंट्स थे पॉलीमिक सॉलिड्स के। तो होपफुली आपने इन तीनों में डिफरेंस करना सीखा होगा, और क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स और पॉलीमिक सॉलिड्स में। और दूसरा हम सॉलिड्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास टेक्निक्स हैं इनको यूज़ करने से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी हमें रिक्वायर्ड आप कह सकते हैं किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हम अटेन कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।